जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि अभी तक हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट्स को कंप्लीट करते आए हैं और अच्छे से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग हर एक छोटे छोटे पॉइंट को याद करके और अच्छे से पूरा कमांड बनाते हुए चल रहे हैं। और अब तक जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उसमें लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर्स के मैक्सिमम पार्ट हो चुके हैं। अब जो बाकी रह गया उसमें लेटर टू नंबर और वर्ड टू वर्ड कोडिंग ही रह गए हैं। आज दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि आज के पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मैंगो के लिए कोड दे रखा है 35789। इससे पहले जो हम लोग करते थे क्वेश्चन उसमें क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि लेटर्स के लिए लेटर्स ही कोड होता था, नंबर्स नहीं होते थे। पर अब क्या आ रहा है कि नंबर्स आ रहे हैं। अब ये नंबर्स जब आते हैं तो नंबर्स कितने तरीके से आते हैं ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जैसे कि इनका ऐड हो सकता है, इनका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, हो सकता है इनके प्लेस वैल्यू को ही पुट किया गया हो सकता है इनको ना करके इनके अपोजिट का प्लेस वैल्यू पे पुट किया गया हो। इतने तरीके का देख पाए थे। और लास्ट वीडियो में हम बोले थे कि एक टॉपिक और होता है जिसमें उसी वर्ड्स को या तो दाएं बाएं करके लिखा जाता है या फिर एक बोले थे कि उसी का प्लेस के लिए अलग से एक नंबर इनपुट कर दिया जाता है। जिस टाइप की वीडियो पिछले में नहीं हो पाई थी तो इसमें हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे अब पहला क्वेश्चन अगर देखें तो हमको कुछ नहीं पता है कि जैसे मैंगो के लिए 35789 दिया है, ANGOM के लिए हमसे पूछ रहा है। तो अगर देखें तो अगर हमको कुछ नहीं पता तो हम सीधे इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 13, 1, 14, 7 और 15। उसके बाद देखेंगे क्या इससे कोई रिलेट कर पा रहा है। 13 का 3 हो सकता पर A का 5 हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 नियम लगे हो। उसके पीछे एक रीज़न होता है कि हमेशा कोडिंग डिकोडिंग एक ही नियम से बनेगा ना, जो भी नियम लगे, वरना हर लेटर्स पे हम चाहे तो अलग नियम लगा दे तो ऐसे तो क्वेश्चन फिर बनने से रहा। तो अब अगर दूसरा अगर देखें अपोजिट से, तो एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। एन की प्लेस वैल्यू 14 और वहाँ पे भी 4 - 1 कर सकते हैं, 3 आ जाएगा। ए का अपोजिट जेड होता है। जेड का मतलब क्या होता है? 26। अब 6 में से 2 घटा तो सकते हैं जैसे पिछले वाले में से घट, तो अब 4 आना चाहिए पर यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी कि उस टाइप का हिसाब किताब है वह नहीं। अगर ऐड करेंगे तो उतना नंबर दिख नहीं रहा है। हाँ, गुड़ा एक ऑप्शन है पर वो लास्ट पॉइंट होता है। जब ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे कोई और नियम न लगे तब उस पॉइंट को हमको चेक करना है। कल भी वीडियो में हम बताए थे। पर यहाँ पे देखो जितने लेटर्स और जो लेटर्स यहाँ पे इनपुट है वही लेटर्स तो नीचे भी इनपुट है, कोई भी चेंज नहीं है। यानी कि सेम लेटर्स के लिए सेम कोड इसके लिए भी होगा। अच्छा, जब दो पेयर का बनता है जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन वाला लेटर्स क्या है। पर जब तक अगर लेटर सिंगल है और उसके लिए कोड भी सिंगल है तो उसमें बस हमको एक पॉइंट याद रखना है कि जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में उस लेटर्स के भी कोड होंगे। ठीक है, जैसे एम है तो यहाँ पे 3 पहले और यहाँ पे एम पहले है तो एम का कोड 3 होगा और ओ का कोड 9 होगा। उसी तरीके से इनका भी होगा। अब जैसे ए के लिए बात कर लेंगे तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा? 5, एन के लिए क्या हो जाएगा? 7, जी के लिए क्या हो जाएगा? 8, ओ के लिए क्या हो जाएगा? 9 और एम के लिए क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया हमारा कोड और यही होगा हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मास्टर के लिए कोड दे रखा है 615732। राकेश के लिए कोड दे रखा है 218354। तो मेकेश के लिए कोड क्या होगा? ये हमसे पूछा है, यही पूछा है। अब देखो यहाँ पे मास्टर और राकेश जो है यहाँ पे 2 लेटर्स तो है पर यहाँ पे अब देखो बहुत सारे लेटर्स ऐसे होंगे जो इसमें भी कॉमन होंगे। और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये सबसे सिंपल होता है। बस हमको ये देखना है कि कौन से लेटर के लिए कौन सा नंबर है और वही इनपुट यहाँ पे हम कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आर की ही बात करें तो आर यहाँ पे है और पहले स्थान पे क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। आर यहाँ पे लास्ट में है और लास्ट में भी देखो क्या दे रखा है? 2। यानी लेटर्स तो नंबर तो सेम है ही, साथ में ये जिस प्लेस पे वैल्यू पुट है उसी प्लेस पे इनका लेटर्स भी पुट है। जैसे कि आगे और अगर बात करें जैसे ई की, देखो ई यहाँ भी कॉमन है। ई के लिए वर्ड क्या है? 3। ई यहाँ पे भी है,
फर्स्ट पहले से 4 नंबर पे और लास्ट से 3 नंबर पे, तो लास्ट से 3 नंबर पे भी देखो कौन है, यानी एक चीज़ तो क्लियर है ना। अब जैसे ए देखो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी, यानी सारा सेम है, कोई चेंज नहीं है। और साथ में क्या है कि जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में कोड भी लिखा हुआ है। तो बस हमको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं जो वहाँ से हम नंबर लिख सकते हैं। अब देखो मैं केस है एम, यहाँ पे एम के लिए कोड क्या दे रखा है, ई के लिए कोड क्या दे रखा है, के के लिए कोड क्या दे रखा है 8, ई के लिए फिर क्या दे रखा है, एस के लिए क्या दे रखा है और एच के लिए क्या दे रखा है। हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे नंबर पहले लिख दिया है 3196 और पूछ क्या रहा है ओरल, तो यहाँ पे पूछ रहा है 6319 का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे नंबर्स जो हैं वही नंबर्स तो यहाँ पे है, यानी सेम नंबर को ही इनपुट किया गया है, तो सेम नंबर को हम लोग रख देंगे। अब जब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि जिस क्रम में दिया है लेटर नंबर उसी क्रम में इसके कोड भी होंगे। ये नहीं अपने से रॉकेट साइंस लगाने रखना है कि नहीं 6 पहले नंबर पे दिया है यहाँ पे लास्ट में तो हम पहले वाले का मानेंगे, ऐसे नहीं करना है। लास्ट में दिया और कोई नियम नहीं लग रहा है तो लास्ट वाले लेटर को ही हम 6 मान लेंगे, यानी 6 के लिए प्लेस वैल्यू किसका मानेंगे एल का, 3 किसके लिए मानेंगे, 1 किसके लिए मानेंगे और 9 किसके लिए मानेंगे, क्लियर। उसके बाद अगर देखेंगे टीचर के लिए क्या दे रखा है, तो टीचर के लिए देखो कोड दे रखा है AETCREH, यानी इससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि देखो यहाँ पे टीचर है, इसमें जो स्पेलिंग वर्ड यूज किए हैं वही लेटर्स तो यहाँ पे भी यूज है, बस क्या है उसका क्रम अलग अलग लिखा है। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल सा जब क्वेश्चन करना होगा तो इसका करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हमको रफ सीट के लिए वहाँ पे भी मिलता है, हमको कुछ नहीं करना है, इस लेटर को इसी लेटर के नीचे हमको लिख लेना है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे पहले से लेटर लिखा हुआ है तो हम इस वाले लेटर को इसके नीचे लिख लेते हैं TEACHER। अब जैसे ही लिखेंगे हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, अब देखो T यहाँ से यहाँ आया, A यहाँ से यहाँ गया और E यहाँ पे आया है, C यहाँ कॉमन है, H यहाँ से यहाँ आया है, R यहाँ से गया है और E, ये रूल लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि जब भी बनना है तो यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि P कहाँ चला जाएगा, O के नीचे O कहाँ आ जाएगा, P के नीचे और R के नीचे R, M कॉमन ही रहेगा, E आ जाएगा यहाँ पे, S हो जाएगा यहाँ पर और I हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा पॉइंट कैसे लिखते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे नंबर लिख लेंगे हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जैसे ये नंबर लिखे ना, अब यहाँ पे हमको वो नंबर नहीं लिखना है, अब हमको इसको कोड देना है। जैसे T के लिए हम 1 यूज किए हैं तो T जहाँ पे रहेगा हम वहाँ पे 1 लिखेंगे। अब E जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखेंगे, और A के लिए क्या लिखेंगे, यानी 3 2 1। उसी तरीके से C कॉमन था, C कॉमन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 4 ही लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, R है तो 7 है, E है तो 6 है और H है तो 5। क्लियर। अब देखो नंबर लिखते ही हमको समझ में आ गया 3 2 1 4 7 6 5, यानी कि सेम नंबर को क्या किया, अपोजिट पहले 3 को क्या किया है अपोजिट फॉर्म में लिखा है, यानी इसको क्या किया है 3 2 1 किया है। उसके बाद 4 को वैसे ले लिया, फिर 7 6, वही काम यहाँ पे हमको भी करना होगा। यहाँ पे करेंगे नंबर प्लेस 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 2 1 करना है तो क्या हो जाएगा ORP, क्लियर। उसके बाद 4 कॉमन ही है तो M लिख देंगे। उसके बाद 7 6 5 ESI। तो 2 तरीका है, एक उसी लेटर्स के नीचे एक लेटर्स बना के जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा उस पैटर्न को हम नेक्स्ट वॉल्यूम बना के लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि उसी लेटर्स के आगे नंबर कोड कर दें
और उसी को फिर इनपुट करें सामने वाले नंबर पे और उससे आंसर निकालें। तो दोनों में से जो तरीका बेहतर लगे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि लॉजिक के लिए OLGCI कह रहा है और वहाँ पे कलर का पूछा हुआ है कि क्या कोड होगा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही है, देखो लॉजिक के लिए OLGCI लिखा है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लिख लें 1 2 3 4 5, ठीक। अब O के लिए क्या है, 2 है, L के लिए 1 है, G के लिए 3 है, C के लिए 5 है और I के लिए, यानी समझ में आ रहा है क्या किया है, बीच वाले को कॉमन रखा, बस आपस में पहले को दूसरे से और लास्ट वाले को उससे पहले वाले लेटर्स के साथ चेंज किया है। यानी यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, LC E K और R। समझ में आ रहा है ना क्या पैटर्न लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है, बहुत ही सिंपल है। और इस टाइप के क्वेश्चन के जब एग्जाम में आता है लड़के परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस वाला पूछ दिया, कुछ पूछा है। बस करने का एक पैटर्न होना चाहिए, जैसे कि नंबर्स वाले करना है तो नंबर्स वाले, ये पैटर्न बना के करना है तो पैटर्न बना के, आंसर दोनों से आएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेडियंट के लिए दे रहा है DIRAGENT, वहाँ पे टीचिंग के लिए कोड पूछा है क्या होगा। यहाँ पे भी हम लोग सेम क्या कर सकते हैं, नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे जैसे ही लिखे आप देखो, D के लिए क्या दे रखा है, 4 है, I के लिए क्या दे रखा है, 5 है, R के लिए क्या दे रखा है, 2 है, उसके बाद A के लिए क्या दे रखा है, 3, G के लिए क्या दे रखा है, 1, उसके बाद E के लिए क्या दे रखा है, 6, N के लिए और T के लिए। यही सेम पैटर्न इसमें भी काम करेगा। समझ में आया। अब कैसे लिखना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट में देखो 6 7 8 है, क्लियर। यानी लास्ट में तो ING ही आएगा, तो ING लिख लेंगे। अब पहले नंबर पे 4 वाला आएगा, 4 पे कौन है, उसके बाद 5 आएगा, 5 पे कौन है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद क्या है, 3 है, 3 के लिए क्या है, A, उसके बाद 1 है तो 1 के लिए क्या है, तो क्या बन जाएगा, चीटिंग। यानी टीचिंग भी और चीटिंग भी। समझ में आया। तो कौन सा पैटर्न तुम लोग को सही लग रहा है, ये नंबर पुट करने वाला या ये पैटर्न बनाने वाला। देखो पैटर्न बनाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आंसर तो आएगा, पर जब नंबर पुट करके करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि बस क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे पुट किए सेम वाले नंबर पे पुट किए और ये जो पैटर्न बन के निकला तुम्हारा 4 5 2 3 1 6 7 8, इसी पैटर्न को बस तुमको यहाँ पे लिख देना है, आंसर आ जाएगा। लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस तुम लिखोगे ये, बाकी तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन लिखे ही होंगे, तुमको बस ये देखना होगा कि जिस पैटर्न पे यहाँ पे है उस पैटर्न पे वहाँ पे है कि नहीं, बहुत तेजी से कर पाओगे। मतलब तुमको सॉल्व बस इसको करना होगा, बाकी ये करने के लिए तुमको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये जैसे लिखे लिखना नहीं पड़ेगा, तुम खुद नंबर देखोगे और खुद उतना दिमाग काम करता है सबका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेलीफोन के लिए कोड दे रखा है। देखो सारे लेटर्स क्या है, सेम ही है, जाहिर सी बात है कि सेम पैटर्न ही काम कर रहा होगा। तो लिखो कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा इसमें देखो एक ही लेटर्स कितने बार आया है, 3 बार आया है। ई कितने बार आया है, 3 बार। अब यहाँ देखो एक, यहाँ पे एक तो लिख नहीं सकते, अब ई के लिए क्या लिखे हम लोग, 2। अभी स्टार्टिंग में पहले 2 वाले से ही लिखेंगे, नहीं बनेगा पैटर्न तब हम लोग लास्ट वाले से देखेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं एन के लिए क्या रखा है, 8। उसके बाद क्या है ओ के लिए क्या है, 7। उसके बाद एच है, एच के लिए क्या दे रखा है, 6। पी है तो क्या दे रखा है, 5। उसके बाद ई है तो ई के लिए क्या दे रखा है, 4।
उसके बाद L है तो क्या दे रखा है 3। फिर इस A के लिए मान लो वहाँ पे नहीं देखे तो A की के लिए क्या दे रखा है 9 और T के लिए क्या दे रखा है 1। अब देखो यहाँ से दिखते ही तुमको समझ में आ गया कि नहीं, ये E का प्लेस और E का प्लेस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 8 7 6 5 4 3 ये तो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, यानी समझ में आया क्या कि ये सेम पैटर्न है, बस क्या हुआ है कि पीछे से पहले की तरफ लिख दिया गया, यानी कि इसको इस फॉर्म में बस लिखा गया और कुछ किया नहीं गया है। यानी कि इसको भी क्या करना है, बस मिरर के सामने रख देना और इसको उस साइड में टर्न करा देना। मिरर का मतलब क्या होता है कि इस साइड अगर मिरर रखें तो ये उसमें लेटर उल्टा ही दिखाई देगा, जो पहला लेटर है वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ROTAGILC। समझ में आया, कोई दिक्कत था? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसी के लिए कोड दे रखा है। R के लिए क्या दे रखा है 3, P के लिए क्या दे रखा है 1, E के लिए क्या दे रखा है 2, उसी तरीके से N के लिए क्या दे रखा है 6, S के लिए क्या है 4 और O के लिए क्या है 5। यानी 3 1 2 6 4 5 के फॉर्म में हमको लिखना है। तो कोई दिक्कत है लिखने में क्या है, P लिख लेंगे, R लिख लेंगे और E लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या लिख लेंगे, T लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे O लिख लेंगे और उसके बाद R लिख लेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया? कोई डाउट रह गया है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर ये सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए। क्लियर? अब किसी तरीके का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया कोडिंग डिकोडिंग का। अब तुम किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे देने तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम CGL दो, CHSL दो, MTS दो, ग्रुप D दो, रेलवे का NTPC दो, UPSI दो, कांस्टेबल दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसका यूज क्या करोगे। तुम मेन बात स्टार्टिंग में क्या होता है दिक्कत, बच्चे पढ़ते हैं अपने एक बैच के लिए, तो यहाँ पे टारगेट बैच तो चल नहीं रहा है कि किसी एक के लिए पढ़ना है। हम इसीलिए ऐसे पढ़े ना कि कोई भी एग्ज़ाम हमको देना हो तो जिसमें अगर कोडिंग डिकोडिंग आता हो तो ये ना हो कि हमको देखना पड़े। एक बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए तो मतलब पढ़ लिए, अब बस प्रैक्टिस की बात है और कोई दिक्कत नहीं। ये ना हो कि ये नियम कहाँ से बन गया, ये दिमाग कभी न क्लिक करे। ये दिमाग में थॉट क्लियर है कि इतने सारे नियम होते हैं, इसके अलावा नियम नहीं होते। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए बच्चे गलत करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, अलग से नियम बनाएंगे कि नहीं यहाँ पे P है, इसमें एक नंबर पे तो हमारे वाले में लास्ट वाले में आएगा। बिना सिर पैर की बात, मतलब खुद से नियम, एक ही क्वेश्चन में 3 नियम लगा देंगे। अरे कोई भी कोडिंग डिकोडिंग बनाए तो एक ही नियम लगा के बनाएगा ना। जैसे हमको तुमको कोई बात समझाना है, कोई कोड लिखना है, जैसे हम बता दें कि @ लिखने से तुमको कुछ समझ में आना चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि @ का बोलने का मतलब क्या है, और तो जिसको हमको बताना उसको पता होना चाहिए कि @ का मतलब क्या है। अब उस एक @ का मतलब अगर हम 3 तो निकाल ले मतलब, तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा, है ना। तो यानी कि जब भी हम कोड बनाएंगे तो एक ही वर्ड के लिए एक ही कोड नियम तो बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग नियम बनाएंगे। अलग अलग नियम बनाएंगे तो सामने वाले को भी नहीं समझ में आएगा और हमको खुद नहीं समझ में आएगा। जैसे यहीं पे देखो 3 बार ई था, तो इसमें किसी को क्या समझ में आएगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। एक पैटर्न जब हम सारे क्वेश्चन से मिला तब तो जाके हमको पता चला कि नहीं पैटर्न ये बनेगा। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ का अपना नियम होता है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी कि बिना सर पैर का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर कंप्लीट हो गया। अब रह गया वर्ड टू, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो देखते हैं वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अभी तक हम लोग देख चुके हैं लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर। अब हमारे पास बच गया है क्या, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक कोड दिया होता है लेटर का ही, वर्ड का ही, और वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे कि हवा को पानी, पानी को कुछ भी कहते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो। दोनों ही बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस एक बात दिमाग में
सेट होने की बात है। एक बार जैसे ही सेट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है 3 वर्ड लिखा है, लिप जीप कीप का अर्थ है चेयर इज वुड, जीप निप टिप का अर्थ है टेबल कॉस्ट वुड। तो वुड का कोड क्या होगा, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, अब इस टाइप में क्वेश्चन में हमको बस ये देखना होगा कि इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन, यहाँ पे भी देखो कॉमन क्या है, वुड ही है, और यहाँ पे भी कॉमन, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब इसमें 2 लेटर्स वर्ड कॉमन है तो इसमें भी कोई ऐसा लेटर होना चाहिए जो दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या है, जीप और जीप। इसके अलावा तो कुछ है नहीं कॉमन। लिप अलग है, कीप अलग है, निप अलग है, टिप अलग है। तो यहाँ पे हम आंसर भी सिर्फ वुड का ही दे पाएंगे कि वुड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वुड का कोड क्या होगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। पर क्या अगर ये हमसे कॉस्ट का या टेबल का या चेयर का पूछता है कोड तो क्या हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जैसे ही टेबल का वो हमसे पूछ दे तो ये तो हमको पता है कि जिप नहीं होगा, पर निप और टिप में से कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से चेयर और इस का पूछ दे तो लिप और किप में से कोई भी हो सकता है। इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते। ठीक है, जानकारी हम सिर्फ किसका दे सकते हैं, जो कॉमन है उसके बारे में ही दे सकते हैं, बाकी और किसी के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। समझ में आए? तो यहाँ पे अगर दूसरा ऑप्शन होता जैसे वुड की जगह पे टेबल या कॉस्ट पूछा होता कि कोड क्या होगा, तो क्या होता, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है ही मुक पिक का अर्थ है ग्रेव एंड कंसर्न। इल डिक सो का अर्थ दिया है एवरीबॉडी। उसके बाद टूर मूक और सो का अर्थ दिया है बॉडी एंड सोल। अब इसमें देखो हमसे पूछा क्या है, एवरी और कंसर्न का कोड क्या होगा। अब इसमें देखो कॉमन बनाएंगे अब हम लोग। अब देखो इसमें और इसमें कोई कॉमन है, ग्रेव एंड कंसर्न में एवरीबॉडी, इल्स में कोई कॉमन है नहीं। अब पहले तब तीसरे में देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन है क्या। तो यहाँ पे देखो एंड आया है और यहाँ पे भी, बाकी और कोई कॉमन है पहले तीसरे में नहीं है। तो इसमें भी कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखो कौन सा है, मुक, यानी एंड के लिए कोड तो पता चल गया, मुक होगा। अब नेक्स्ट वाले में देखो, अब दूसरे और इसमें देखो कोई कॉमन है, तो देखो बॉडी बॉडी। अब बॉडी के लिए दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। यहाँ पे भी सो दे रखा और यहाँ पे भी, क्लियर। अच्छा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो सिंबल अलग अलग यूज करना है। जैसे कि अब बॉडी है और बॉडी के बारे में ही पता करना है, बताना है हमको कि उसी का कोड है। तो इनके नीचे लाइन खींचे तो इनके नीचे भी लाइन खींच दो। अब जैसे मुख है तो मुख किसका है, एंड का है, तो एंड को ऐसे गोला बना लो। इससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि किसका कोड क्या है। जिस पे जो सिंबल लगा वही उसके कोड पे भी लगा दो, यानी ये चीज़ क्लियर हो गया। पर क्या इसमें और कोई लेटर्स कॉमन है जिसका कोड हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? बॉडी और एंड का अगर हमको पता चल गया तो ये जो टूर शब्द दे रखा है ये किसका होगा, सोल का ही होगा। समझ में आया? लेकिन इसके अलावा और किसी का निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही का पता है, दो का पता नहीं। यहाँ पे भी एक का पता है, इन दो का पता नहीं है। और हमसे पूछा किसका, एवरी और कंसर्न का। एवरी यहाँ पे और कंसर्न वहाँ पे। तो क्या इसमें से इन चारों में से कौन से दो होंगे, इसके बारे में क्या जानकारी है कोई? ये नहीं, ये और ये इनमें से किसका कोड हो सकता है वो बता सकते हैं हम? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डाटा अधूरा है या आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे लेटर्स की जगह पे क्या दे दिया है, नंबर। 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज। 5 to 8 का कोड दे रखा है गिव अवे स्मोकिंग। 213 का कोड दे रखा है स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब इसका भी करने का तरीका सेम ही होगा।
अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, अवे और अवे दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे कॉमन दोनों में क्या है 5, तो अवे का कोड क्या हो जाएगा 5। उसके बाद देखो अब कोई कॉमन है क्या इन दोनों में, नहीं है, पर नीचे वाले में कॉमन है, हाँ स्मोकिंग यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। अब स्मोकिंग के लिए कोड क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो स्मोकिंग का कोड क्या हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ पे देखो तो ये पता चल गया अवे का कोड क्या है 5, स्मोकिंग कोड क्या है 2, और हमसे गिव का कोड पूछा है, तो गिव का कोड हम बता नहीं सकते हैं, 8 हो जाएगा। समझ में आया। पर क्या यहाँ पे इज और हार्मफुल का बता पाते हैं हम, पूछता तो नहीं बता पाते। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रहा है 743 मैंगोज आर गुड, ईट गुड फूड और मैंगोज आर रेड। यहाँ पे 743 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है गुड, तो गुड के लिए इनमें जो कॉमन होगा वही तो होगा 7 है। उसके बाद यहाँ पे अब इस पहले और तीसरे में देखो कोई कॉमन है, मैंगोज भी है और आर भी है, मैंगोज भी है और आर भी है। यानी कि दोनों में जब सेम कॉमन आ जाए तो यानी कि ऐसा लेटेस्ट दोनों में कॉमन दिखने चाहिए। यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे भी। लेकिन अब ये बताओ 4 इसका होगा 3 इसका होगा, या 3 इसका होगा 4 इसका होगा, इसके बारे में क्या हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना हमको बस पता चल गया कि ये होगा, जिससे हमको ये क्लियर हो गया कि गुड का कोड क्या होगा, गुड का कोड 7 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन उसके अलावा और कुछ हम बता सकते हैं क्या कि किसी का, जैसे रिप का बता सकते हैं कि कोड क्या होगा, रिप का ही हमसे पूछा है, क्या होगा 9 हो जाएगा। पर अगर ईट का पूछता तो क्या हम बता पाते, मैंगोज या आर का पूछता तो क्या बताते, 4 या 3 में से कोई भी होगा। पर ऐसा नहीं कि हम किसी एक पे क्लियर बता पाते। तो ये चीज क्वेश्चन के संग रहेगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पर करने का तरीका बदलेगा नहीं, उसी तरीके से करना है। बस हमको देखना है कि कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले दूसरे में देखेंगे, फिर पहले और तीसरे में देखेंगे, फिर दूसरे और तीसरे में देखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। इस टाइप क्वेश्चन अब हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप वाले पे आएगा। कोई डाउट यहाँ तक में है नहीं ना। अब देखो यहाँ से कि यदि हवा को जल और जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला और पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो एक सीक्वेंस से ही चलता जाता है कि जैसे हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला और पीला को बादल को, मतलब एक क्रम चलता है। और जो बच्चे नहीं पढ़े होते तो उनको क्या लगता है कि एक क्रम ही तो चल रहा है, तो जो लास्ट में आएगा वर्ड उसी को वो लोग आंसर मार देंगे कि यानी में रियल में तो उसी लेटर्स को चेंज कर करके लास्ट में यहाँ तक पहुँचा गया है, और उसका आंसर क्या कर देंगे बादल। और ये क्या हो जाएगा गलत। सही आंसर क्या होगा इसका, सबसे सही आंसर इसका बस यही होगा कि हमसे पूछा किसका है। जैसे मछली, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो हमको बस वहाँ पे ये कोड देखना है कि पानी को क्या कहना है। जैसे ही हमको ये पता चल जाए कि पानी को क्या कहते हैं तो उसके बाद हमको कोई दिक्कत, बाकी और दुनियादारी से मतलब नहीं है, बाकी सब बस फंसाने के लिए दिया है। अब यहाँ पे देखो जल को हरा, तो अब हमको इसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि आंसर क्या होगा, ज़्यादा दिमाग, बस हमको देखें कि जल को, बस मछली कहाँ रहेगी हरा में। हरा क्या है नहीं है, इससे मतलब हमको आंसर इसका हरा हो जाएगा। समझ में आया। अगर यही पूछ देता कि धूल कहाँ नहीं, धूल वाला क्या ही, कि चिड़िया कहाँ उड़ेंगी, चिड़िया कहाँ उड़ेंगी, तो इसमें कोई आंसर आता है। चिड़िया कहाँ उड़ती हैं, आसमान में, बादल में उड़ती हैं, आसमान में उड़ती हैं। यहाँ पे कोई आसमान को वर्ड ही नहीं कहा गया, तो चिड़िया का नहीं बताया जा सकता था। समझ में आया। नेक्स्ट टाइप में देखें। अब नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है। यदि जल को फूल, फूल को लड्डू, लड्डू को हीरा, हीरा को सोना और सोना को मच्छर कहा जाए तो भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं। तो भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं,
फूल चढ़ाते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि खाने वाले तो बाद में चढ़ाते हैं ना, पहले फूल ही चढ़ाया जाता है। तो पहले इम्पोर्टेंट क्या है? फूल है। अगर फूल भी मिल जाए तब पर भी भगवान खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि लड्डू मिले ही मिले, वो तो मिल जाता है तो अच्छी बात है, उसी बहाने हम लोग को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं? फूल। और फूल को क्या करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? और किसी लाइन से हमको मतलब ही नहीं है कि क्या कहना है, और एग्ज़ाम में जाना है तब पर भी यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे ही देखें हम यहाँ पे भगवान को क्या चढ़ाना है, तो हमको बस उस लाइन में यही देखना है कि फूल को क्या कहते हैं, बाकी और पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत। उसी तरीके से जैसे अब ये है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मछुआरे का संबंध किससे होगा? अब मछुआरा है तो जाहिर सी बात है वो मछली पकड़ेगा। तो अब हमको यही बस इस लाइन में चेक करना है कि मछली को क्या कहा जा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, मछली को। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सांप से हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत। अब उसके बाद अब क्या हो गया कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा लेनी है, जिस भी एग्ज़ाम का देना है उसका प्रीवियस ईयर उठा लेना है और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो नहीं सॉल्व होता है तो तुम लोग तो हमसे क्लास में पूछ सकते हो, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये डाउट है क्या, बता दीजिए। ठीक है, तो इसी के संग अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।